नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चों हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो आपके बीकॉम फाइनल ईयर का जो पेपर है टैक्सेशन, उसका इनडायरेक्ट टैक्स जो वाला जो पार्ट है उसमें अपन GST के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने जो लिया है और थोड़ा मैंने कंटेंट का टाइप भी चेंज किया है। पहले जो मैंने कंटेंट यूज़ किया था आपको पढ़ाने के लिए वो ICAI की जो साइट में था PDF फॉर्मेट, उस पे मैंने आपको उस कंटेंट के बारे में उससे आपको पढ़ाया था। आज जो जिस कंटेंट को मैंने यूज़ किया है ये एक बुक है अपने MDS यूनिवर्सिटी में जो चलती है, और ये बुक शायद आप लोगों के पास भी है। इससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा कि जो कंटेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए वही आपके पास भी है, तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो आपके पास जो GST की जो बुक है उसका ये 3rd चैप्टर है जिसका नाम है आपूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र। अब ये क्या है, इससे पहले देखिए GST का अपन ने एक जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर देखा था, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस भी अपन ने डिस्कस की थी। अब ये 3rd चैप्टर है कि GST में आपूर्ति का अर्थ एवं क्षेत्र क्या होगा। देखिए साधारण बोलचाल में अगर आप देखेंगे तो आपूर्ति से अभिप्राय, आपूर्ति का जो मतलब है जनरली अपन जो यूज़ करते हैं टर्म आपूर्ति के लिए, आप लोग समझते हो इस शब्द का मतलब क्या है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंटेंट अपन यूज़ करेंगे पढ़ने के लिए बुक्स को ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो थोड़ा आसान है। उससे पहले जो कंटेंट अपन यूज़ कर रहे थे वो ICAI का जो कंटेंट था वो हिंदी भी काफ़ी थोड़ी उसमें जटिल थी, और एज इट जैसे एक्ट था, एक्ट को वैसा का वैसा ही उस किताब में उसको लिखा गया था। इस बुक में थोड़ा आसान भाषा में अपने को समझने का मैटर है थोड़ा, तो इसी से अपन थोड़ा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपूर्ति से अपन को समझना है कि आपूर्ति का मतलब क्या होता है और GST में आपूर्ति शब्द को ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। इससे पहले वाले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनमें सेल्स है, परचेज़ है, इस तरह के वर्ड ज़्यादातर यूज़ हुए थे। पर इस GST में जो मेन जो वर्ड यूज़ रिप्लेस हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए है वो है आपूर्ति। तो इस आपूर्ति को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होती है आपूर्ति? तो आपूर्ति अगर साधारण भाषा में अपन देखें तो कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ देता है या लेता है, किसी भी तरह का कोई आदान प्रदान करता है, कोई वस्तु का आदान प्रदान कर लेता है, तो उसी को हम आपूर्ति मानते हैं। परंतु आपूर्ति का अध्ययन माल एवं सेवा कर GST के संदर्भ में करना है अपने को। देखिए अब आप अपने जो पास जो बुक है उसको साथ साथ पढ़ते भी रहें, और जो जिस तरह से अपन जिस पेज में या जो कंटेंट अपन पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको समझते चलें। कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आई थी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें, ठीक है। तो अपने को आपूर्ति का मतलब जो है GST के संदर्भ में समझना है। क्या होता है GST के संबंध में? देखिए प्रत्येक जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें एक कर योग्य घटना के आधार पर ही कर का भार निर्धारित किया जाता है। समझे आप? अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे थे, मैं क्या बोल रहा हूँ थे, अब नहीं है, अब बहुत कम हो चुके हैं, अब GST में कंज्यूम कर दिए गए। पर उससे पहले का जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें कर योग्य घटना जो बेस होता था कर का भार निर्धारित करने का, वो कर योग्य घटना थी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। उत्पाद शुल्क में निर्माण होता था, यानी कि ये होती थी कर योग्य घटना। जैसे ही अगर आपको एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क लगाना है तो उसके लिए निर्माण होना जरूरी है किसी भी वस्तु का, ठीक है। अगर विक्रय कर लगाना है तो उसके लिए बिक्री कर योग्य घटना होती है। सेवा कर में सेवा को कर योग्य घटना माना गया था, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में था। किसी वस्तु का निर्माण हुआ अथवा नहीं, माल की बिक्री हुई अथवा नहीं, या सेवा प्रदान की गई अथवा नहीं, तो इसका निर्धारण करना एक जटिल कार्य था, विवादों का कारण बनता था। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे अलग अलग, एक्साइज ड्यूटी लगानी है तो उसके लिए निर्माण हुआ कि नहीं हुआ इसका डिसीजन अपन कैसे करें। दूसरा, अगर आपको विक्रय कर लगाना है तो विक्रय कर जब आप माल की बिक्री करते हो तभी लगाते हो, बट बिक्री कब माने, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता था कि किस तरह कौन सी परिस्थिति को बिक्री मानेंगे, किस परिस्थिति को निर्माण मानेंगे, और सेवा अपन ने कब दे दी ताकि अपन GST का निर्धारण कर सकें, सेवा कर कैसे लगा सकें, ठीक है। तो यही चीज़ें अपने को इस चैप्टर में जाननी है। तो इस समस्या को किस तरह से दूर किया जाए, तो माल एवं सेवा कर में एक आपूर्ति को जो है कर योग्य घटना माना गया है।
सारे टैक्सेस को मिला के जीएसटी बनाया गया है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो सभी टैक्सेस में देखो अलग अलग किसी की कोई क्या समस्या थी, किस टैक्स में क्या दोष था, तो वो सारे अब जो दोष होंगे वो जीएसटी में भी फेस करने पड़ेंगे। तो इन सब का एक जो सॉल्यूशन निकाला है कि निर्माण क्या होगा, बिक्री क्या होंगी, सेवा क्या होंगी, तो इन सब का एक निकाला आपूर्ति शब्द। क्योंकि जीएसटी को आप समझते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स भी है और सेवाएं भी हैं, तो दोनों के लिए एक आपूर्ति शब्द रिप्लेस किया गया है। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट जो शब्द है इस जीएसटी के पूरे एक्ट में, पूरे मैटर में, वो है आपूर्ति। तो अपने को इस चैप्टर में आपूर्ति को समझना है, आपूर्ति क्या होंगी और उसका क्षेत्र क्या होगा, यानी कि किस किस लेन देन को अपन आपूर्ति मानते हुए जीएसटी में उसको शामिल करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, कर योग्य घटना आपूर्ति पर आधारित है, ये आप देख सकते हो चैप्टर में। कर योग्य घटना आपूर्ति पर आधारित है, अतः आपूर्ति संबंधी मुद्दों का अध्ययन। अब देखिए, इस जीएसटी में क्या है, आपूर्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है ना, तो आपूर्ति का अर्थ अपने को समझना है, आपूर्ति का क्षेत्र क्या होगा, आपूर्ति का स्थान क्या होगा, आपूर्ति का समय और आपूर्ति का मूल्य। ये चीज़ें अगर आपने समझ ली है तो जीएसटी आपको समझ में आ गया सबसे। और ये सब अलग अलग चैप्टर में पढ़ने हैं। आपूर्ति का क्षेत्र, जिसका डिस्कशन अपन इसी चैप्टर में करने वाले हैं। आपूर्ति का स्थान, इसका अलग चैप्टर होगा। आपूर्ति का समय, इसका भी अलग चैप्टर है। और आपूर्ति का मूल्य, ये लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर होगा, इसी से अपन कैलकुलेशन कर पाएंगे आपूर्ति का मूल्य। ये सब अलग अलग चैप्टर में अपन देखेंगे और जीएसटी में यही लेसन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इस लेसन में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति का अर्थ और क्षेत्र, इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना इसमें पॉइंट होगा वो होगा आपूर्ति का अर्थ है। अपन क्षेत्र की तरफ बढ़े उससे पहले अपन को आपूर्ति का अर्थ समझना है कि आपूर्ति आखिर में होती क्या है, तभी अपन उसका क्षेत्र डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन आगे वाले पेज में बढ़ते हैं। तो देखिए, आपूर्ति का अर्थ सिंपल भाषा में क्या लिखा है, इसमें धारा 7 में इसकी डेफिनेशन दी गई है जीएसटी एक्ट की। ये आपकी बुक्स में आप आसानी से देख सकते हो और ये पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा। वैसे तो आपके पास बुक्स होंगी। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 क्या कहती है कि आपूर्ति को किसको आपूर्ति में शामिल किया जाता है। तो देखिए, एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय की सामान्य प्रगति में अथवा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के बदले किसी भी रूप में माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति, जैसे बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय, लाइसेंस, किराया पट्टे के रूप में आपूर्ति की गई हो, तो आपूर्ति करने का समझौता किया गया हो। ये डेफिनेशन आपको इसमें दी गई है। ये फर्स्ट पॉइंट है। आपूर्ति का जो दिया गया है वो अ से लेके द तक, यानी कि ABCD 4 पॉइंट आपको इसमें बताए गए हैं आपूर्ति की डेफिनेशन के लिए कि किस किस को आपूर्ति में शामिल किया जाएगा। सिंपल सा समझना है कि कोई व्यक्ति अगर अपने सामान्य व्यवसाय की प्रगति करने के लिए किसी भी तरह का माल बेचता है या अदला बदली करता है, किसी तरह की बिक्री करता है, हस्तांतरण करता है, विनिमय करता है, लाइसेंस, किराया पट्टा के रूप में आपूर्ति करता है, तो वो एक क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएंगी, आपूर्ति उसमें माना जाएगा। देखो आप, ये डेफिनेशन को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, कोई हार्ड नहीं है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि एक व्यक्ति, कौन करेगा, एक व्यक्ति व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए। अब अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो आप उसकी प्रगति के लिए माल खरीदोगे, बेचोगे, यही करोगे। तो जो आपने जो खरीदा है या जो बेचा है उसका उद्देश्य या उसका संबंध किससे होना चाहिए, आपकी व्यवसाय की प्रगति से होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रतिफल के बदले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको एक, अगर आप जीएसटी के एक्सपर्ट के रूप में अगर बात कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। प्रतिफल के बदले किसी भी वस्तु का या सेवा का आदान प्रदान अगर आपने किया है, क्या होना चाहिए, प्रतिफल का। उसमें आपको जैसे दान के रूप में दे रहे हो तो उसको आप सप्लाई नहीं मानोगे। बिना पैसों के अगर आप कोई लेन देन कर रहे हो या अदला बदली कर रहे हो या किसी भी तरह का स्थानांतरण कर रहे हो तो वो आपका क्या नाम से बिक्री नहीं माना जाएगा, स्थानांतरण नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सा लिखा हुआ है, इस तरह का अगर कुछ होता है सामान्य प्रगति के लिए व्यवसाय की और प्रतिफल के बदले किसी भी तरह की बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय, लाइसेंस, पट्टा या इस तरह की कोई आपूर्ति की जाती है तो उसको आपूर्ति अपन जीएसटी के तहत मानेंगे। दूसरा ब जो पॉइंट है आपका, देखो ये जो ब में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात, चाहे ऐसा आयात व्यवसाय की प्रगति में अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए किया गया हो अथवा नहीं। देखिए,
पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा है, अब आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप, होना नहीं है, आखिर बात क्या कह रहा है, बस उसको पकड़ना है आपको। पहले वाले पॉइंट में लिखा है कि व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए और प्रतिफल के बदले अगर किसी भी तरह का कोई लेन देन या किसी भी तरह की बिक्री या स्थानांतरण किया जाता है तो उसको आपूर्ति मानेंगे। अगले ही पॉइंट में आपको क्या लिख दिया, प्रतिफल के बदले सेवाओं का आयात, चाहे ऐसा आयात व्यवसाय की प्रगति के लिए हो या व्यवसाय की वृद्धि के लिए किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो। पहले वाले में लिखा गया था कि प्रगति के लिए ही होना चाहिए, व्यवसाय की प्रगति के लिए ही स्थानांतरण होना चाहिए, और इसमें लिखा गया है हो भी या नहीं भी हो तब भी आप उसको क्या मानोगे, आपूर्ति। पर कब, जब प्रतिफल के बदले किया है बट आयात किया है आपने। आयात क्या हो सकता है, देखिए खरीदना और बेचना एक क्या नाम से एक देश की सीमाओं के भीतर आपने अगर व्यापार कर रहे हो तो वो खरीदना बेचना या व्यापार होगा। पर अगर आपने विदेश से आयात किया है, अब आप व्यवसाय हो या नहीं हो, एक व्यापारी के तौर पे भी खरीद सकते हो और एक आम नागरिक के रूप में भी आप खरीद सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए आप फ्रिज का कारोबार करते हो और ये फ्रिज आप हिंदुस्तान में खरीदते हो और बेचते हो तो आप में आयात वाली सिचुएशन आपके नहीं है। बट अगर आप एक व्यापारी हो और विदेशों से फ्रिज आयात करते हो, ठीक है, विदेशों से फ्रिज आयात किया और फिर उसको हिंदुस्तान में या इंडिया में बेचते हो तो ये एक सप्लाई मानी जाएंगी। ठीक है, आप व्यापारी हो, आपने विदेशों से खरीदा है, आयात किया है तो आपके लिए सप्लाई है। बट अगर आप एक व्यापारी भी नहीं हो, एक आम नागरिक हो और आम नागरिक के तौर पे आपने फ्रिज सिर्फ विदेश से मंगवाया है, आयात किया है, आपने इंडिया से नहीं खरीदा, आपने विदेशों से आयात किया है, तब भी वो आपके लिए सप्लाई मानी जाएंगी और अब वो आपूर्ति मानी जाएंगे। इस ब पॉइंट का मतलब ये है, चाहे आप व्यापारी हो या एक आम नागरिक हो, अगर आपने विदेशों से आयात किया है, चाहे वो सेवा हो सकती है चाहे या गुड्स हो सकता है, अगर आपने वो विदेश से आयात करके मंगवाया है तो वो इस जीएसटी एक्ट के तहत आपकी सप्लाई मानी जाएंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। वह पॉइंट कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा ध्यान करके फोकस करके आपको समझना है। ठीक है, स पॉइंट आपका क्या कहता है, स पॉइंट में देखिए, अब ये मेन जो डेफिनेशन थी ये दो ही पॉइंट में है, अ और ब जो पॉइंट है वो सप्लाई की डेफिनेशन इसे से क्लियर हो जाती है आपकी। अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट गतिविधियां बिना प्रतिफल के की गई हो अथवा करने का समझौता किया गया हो, और अनुसूची सेकंड में संदर्भित गतिविधियां जिनको माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति मान लिया गया है। ठीक है, स और द पॉइंट में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, साफ साफ लिख दिया इसने कि ये जो लिखा हुआ है स और द में अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड में कुछ गतिविधियां हैं या कुछ लेन देन ऐसे हैं, कुछ लेन देन के टाइप्स ऐसे दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, बिना प्रतिफल के भी हो सकते हैं या वो व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए नहीं भी हो सकते हैं, फिर भी उनको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, क्योंकि अनुसूची फर्स्ट में उनको मेंशन कर दिया गया है, अनुसूची सेकंड में कुछ गतिविधियों को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति मान लिया गया। अब ये क्योंकि मैंने बताया है आपको, ये टैक्स है, इनकम टैक्स और आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे प्रत्यक्ष कर हो, कोई सा भी टैक्स हो, एक्ट में जो बात लिख दी जाती है, ठीक है, जो जिस तरह का जो कर है और उसका जो एक्ट है, जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी के बारे में इसमें लिख दिया गया है अनुसूची फर्स्ट में कि ये गतिविधियां सप्लाई मानी जाएंगी, चाहे कुछ भी लिखा हो डेफिनेशन में, और इन लेन देनों को वस्तुएं सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा। तो अगर पर्टिकुलरली या विशेष तौर पर किसी गतिविधि के लिए एक्ट में लिख दिया गया है तो वही चीज़ अपने को मान के चलनी है, चाहे वो जनरली या सामान्य तौर पर नहीं हो सकती, अपनी नज़र में नहीं होगी सप्लाई, पर वो मानना है, क्योंकि टैक्स जीएसटी एक्ट में लिख दिया गया। ठीक है, अब ये अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड इसी लेसन में अपन अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले टॉपिक में देखने वाले हैं, अगले वीडियो में पहुंच जाएंगे वहां पर। अब अपन देखते हैं, ये डेफिनेशन आपके क्लियर हो चुकी होंगी, आपूर्ति का अर्थ अगर आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगी आपूर्ति की डेफिनेशन। पहला तो ये होगा कि सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए किसी भी तरह का कोई लेन देन वो बिक्री के रूप में कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, लाइसेंस, पट्टा या किसी भी तरह से स्थानांतरण करता है वस्तु या सेवा का, तो वो क्या मानी जाएंगी, आपूर्ति। दूसरा क्या होगा, अगर आपने विदेशों से आयात किया है, ठीक है ना, तो वो चाहे सामान्य प्रगति के लिए हो या व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए हो या नहीं हो, और वो बिना प्रतिफल के भी हो सकता है और प्रतिफल के बदले भी हो सकता है, बट अगर आपने आयात किया है तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में आपको प्रतिफल वाला पॉइंट भी याद रखना है, एक तो सामान्य प्रगति के लिए होना चाहिए और प्रतिफल के बदले होना चाहिए। ठीक है, तो वो सप्लाई का होगा, और अनुसूची फर्स्ट और सेकंड में जो गतिविधियां मेंशन कर दी गई है उनको सप्लाई मानना है।
ठीक है। तो अब धारा 7 में अगर अपन ये इतना डिस्कशन करने के बाद अगर देखें तो आपूर्ति का मतलब क्या निकलता है, बहुत सारा विस्तृत रूप में अपन ने देखा। एक अब आम बोलचाल में तो छोटा सा है कि कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ लेता है या देता है, आदान प्रदान करता है, तो उसी को अपन सप्लाई कहते हैं। अब कितना डीपली अगर आपने देखा है तो आपूर्ति का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब धारा 7 में उल्लेखित आपूर्ति का अर्थ समावेशी है, जो ये बताता है कि उक्त धारा में वर्णित विशिष्ट व्यवहार केवल प्रतीकात्मक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको कि धारा 7 में जो आपूर्ति की जो डेफिनेशन दी है, जो अपन ने इतनी सारी रामायण पढ़ी है आपूर्ति के बारे में, धारा 7 में वो क्या है, सिर्फ एक विशिष्ट व्यवहार के लिए केवल प्रतीकात्मक है, इंडिकेटर है सिर्फ कि जो इसके क्षेत्र को सीमित नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, धारा 7 में जो लिखा गया है ना, इसी को सिर्फ आपूर्ति नहीं मानोगे। अनुसूची फर्स्ट में लिख दिया कि इन गतिविधियों को आपूर्ति मानना है, अनुसूची सेकंड में भी लिख दिया कि इन गतिविधियों को आपको आपूर्ति मानना है। दूसरा डेफिनेशन में ये लिखा है कि प्रतिफल के बदले और व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए आप किसी भी तरह की बिक्री, स्थानांतरण या लेन देन करते हो तो उसको सप्लाई मानेंगे। एक आयात करते हो, चाहे वो बिना प्रतिफल के लिए हो, चाहे सामान्य प्रगति के लिए हो या नहीं हो, उसको भी अपन सप्लाई मानेंगे। ज़रूरी नहीं है इस डेफिनेशन में सारी चीज़ें आपकी शामिल हो गई हों, ऐसी और भी कोई किसी भी तरह का लेन देन या किसी भी तरह का व्यवहार हो सकता है जो अपने को लगेगा कि ये सप्लाई हो सकती है या सप्लाई है। तो अगर ऐसा है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। धारा 7 आपकी आपूर्ति के क्षेत्र या उसके डेफिनेशन के बेस पे आपूर्ति के क्षेत्र को सीमित नहीं करती है। आपूर्ति का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, ऐसा भी व्यवहार हो सकता है जैसा लिखा हुआ है, यद्यपि उक्त धारा में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किए गए हैं, परंतु जिन्हें आपूर्ति में सम्मिलित किया जा सकता है। क्लियर है, धारा 7 पूरी डेफिनेशन नहीं दे पा रही है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है। अब ये जो लिखा है या तो राइटर ने लिखा है या जो एक्ट में है, जिस तरह से भी है, ये अपने को समझना है कि धारा 7 आपूर्ति के क्षेत्र को सीमित नहीं करती है। अपन अपने विवेक से भी पता लगा सकते हैं कि ये सप्लाई है जीएसटी में और इसको माना जाना चाहिए, हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी आपके। अब आता है आपके आपूर्ति के लक्षण या विशेषताएं। तो पहले तो अपन ने डेफिनेशन के तौर पे इस वीडियो में मेरे हिसाब से ये काफ़ी रहेगा कि आपूर्ति का अर्थ अपने को समझ में आ गया है। अब ठीक है, आपूर्ति में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि इस डेफिनेशन का अपन विश्लेषण करेंगे कि किस व्यवहार को अपन आपूर्ति मान सकते हैं। ये सारा डिस्कशन अपन अगले वीडियो में करेंगे। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, 8 से 10 मिनट का ही वीडियो रखूँगा। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है प्यारे बच्चों, और इसको अपन 5 या 6 वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, मतलब आपको एक आपूर्ति का अर्थ, क्षेत्र, समय और मूल्य, ये चैप्टर आपको थोड़े फोकस से पढ़ने हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कंटेंट आप लोगों के पास है बुक वाला, उसी मैटर से मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। साथ साथ आप देखते रहें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करना वीडियो को, वरना कोई चीज़ अगर छूट जाएंगे तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होंगी। कोई भी एक टेक्निकल वर्ड अगर आपके समझ में नहीं आता है, आपके और मेरे पास मैटर सेम है, आप उसको अंडरलाइन कर लो और उसको फिर मुझे कमेंट में बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में फिर से डिस्कशन आपको कर दूंगा, ठीक है। और ये चीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेंशन कर सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है और ये वाली लाइन में क्या था, ये एक बार और से बताइए। तो मैं ज़रूर उसको अगले वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, पर आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो अपन प्यारे बच्चों जो आपूर्ति के लक्षण या विशेषताएं हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके।